नमस्ते गुरु। नमस्ते सर। प्रणाम सर। नमस्कार। हमने कहा समय पर हाजिर हो जाना चाहिए भाई। हाँ, आ रहे हैं लोग धीरे धीरे। पीके सिंह भी आ गए। जी आ जी रहे जी। हैं। आप तो बढ़िया, आप तो एकदम समय से आए। हाँ नहीं, बिल्कुल, हम बिल्कुल टाइम पे। हमने कहा देर नहीं होनी चाहिए। विजय सिंह नहीं आ रहे, क्या बात है? वो रास्ते में होंगे, वहाँ गए हैं थोड़ा अपने चिरंजीव को लेने के लिए। अभी हमारे पास ही बैठे थे, तो बस वो थोड़ी देर में पहुंचते ही होंगे। क्या वो रास्ते में ज्वाइन करेंगे? हमारी बात हुई सतीश के उनसे। साथ। अच्छा अच्छा। तो राहुल भैया, अब आप मोर्चा संभालिए और पीके भाई साहब को संचालन का दायित्व दीजिए। कार्यक्रम शुरू हो जाए। राहुल सर। हाँ जरूर जरूर, नमस्कार। आते रहेंगे लोग, जुड़ते रहेंगे। पीके सिंह जी का माइक अभी नहीं काम कर रहा है। पीके सिंह जी, माइक खोल लीजिए। इनको फोन करूं करता हूं।
पीके सिंह की आवाज कैसे लाई जाए सर? उनको माइक अपना ऑडियो शुरू करना होगा उनको, उनका ऑडियो नहीं चल रहा है एक्चुअली। अच्छा, मैं जाऊं क्या देखूं? 1 मिनट में उनके घर से होकर के आता हूँ, बगल में रहते हैं। ठीक है, आप आ जाइए, कोई बात नहीं। कहाँ से आया? वो लिखा है। हेलो, हाँ चालू हो गया। हेलो हेलो, हाँ, आ गई भाई, आ गई, आवाज आ गई? आ गई, आ गई। अच्छा अच्छा, चलिए आ गई, अच्छी बात है। राहुल आज सर हम आरंभ लोग करें। राहुल सर आरंभ करिए। हाँ। नमस्कार नमस्कार। आज लग रहा है आज संडे की छुट्टी मना रहे हैं सब लोग। हाँ, संडे छुट्टियां हैं। हाँ, कोई बात नहीं। जितने भी लोग हैं, जितने भी अग्रजन हैं, सभी को मेरा नमस्कार। कविता का 9वां दशक, पिछले 2 हफ्ते कविता का 8वां दशक पे चर्चा हुई। कविता का 9वां दशक भाग 1 में सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में त्रिलोक महावर जी, योगेंद्र कृष्णा जी, विजय सिंह जी का कविता पाठ होगा और एक परिचर्चा होगी जिसमें सतीश कुमार सिंह जी और उमाशंकर भाई परमार शिरकत करेंगे।
तो इसका संचालन करने के लिए मैं पीके सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। पीके सिंह जी। जी। नमस्कार सर, आप सभी का प्योर की इस लाइव प्रोग्राम में है। आज कविता के 9वां दशक भाग 1 का प्रसारण होगा। कविता पाठ करने वाले जो कवि हैं वो हैं त्रिलोक महावर जी, श्री योगेंद्र कृष्णा जी, विजय सिंह जी, और उस परिचर्चा पर भाग लेंगे भाई उमा शंकर सिंह परमार जी, और संचालन मेरे द्वारा होगा, संयोजन राहुल नीलमणि जी के द्वारा होगा। और एक बात ये है, परिचर्चा में आज किसी कारणवश सतीश भाई साहब नहीं रहेंगे। उनके चाचा जी की तबीयत थोड़ा खराब होने के कारण वो नहीं उपलब्ध हो पाए। उमाशंकर जी, उनका लगता है कनेक्शन, हाँ दोबारा से आ रहे हैं वो, लेकिन हम शुरू करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, शुरू करें। हाँ। और ये मैं समझता हूँ कि योगेंद्र कृष्णा जी से आरंभ हो और वो आए अपना कविता पाठ जी करें। जी 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 जी। आदरणीय योगेंद्र कृष्णा जी। धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। तो मैं बिना किसी भूमिका के अपनी कविता पर ही आता हूँ, और यह बता दिया जाता तो बेहतर था कि कितने समय आवंटित हैं कवियों को। आप पढ़िए, आपके लिए क्या समय आवंटन आप करना पढ़िए। पहली मैं बार शुरू करता हूँ जी। हाँ, पहली बार आपका पाठ मैंने जो है तो बांदा में सुना था, याद है आपको? 2015 में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत याद है। बांदा कैसे भूला जा सकता है जी। मैं पहली कविता से शुरू करता हूँ। कुछ कविताएं मेरी हत्यारे सीरीज पर हैं, तो उन्हीं सीरीज की कुछ कविताएं सबसे पहले। पहली कविता है, हत्यारे जब बुद्धिजीवी होते हैं। हत्यारे जब बुद्धिजीवी होते हैं, वे तुम्हें ऐसे नहीं मारते। हत्यारे जब बुद्धिजीवी होते हैं, वे तुम्हें ऐसे नहीं मारते। बख्श देते हैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी, बड़ी चालाकी से झपट लेते हैं तुमसे तुम्हारा वह समय, तुम्हारी वह आवाज, तुम्हारा वह शब्द जिसमें तुम रहते हो। तुम्हारे छोटे छोटे सुखों का ठिकाना ढूंढ लेते हैं तुम्हारे छोटे छोटे दुखों और उदासियों के कोने भी। बिठा देते हैं पहरे जहां जहां तुम सांस लेते। रचते हैं झूठ और चढ़ा लेते हैं उस पर तुम्हारे ही समय, तुम्हारी ही आवाज, तुम्हारे ही शब्दों के रंग रस गंध। वे तुम्हारे ही शब्दों से कर देते हैं तुम्हारी हत्या। दूसरी कविता इसी सीरीज की, हत्यारे जब मसीहा होते हैं। हत्यारे जब मसीहा होते हैं, वे तुम्हें ऐसे नहीं मारते। बचा लेते हैं ढहने से, खंडहर होते तुम्हारे सपनों की आखिरी ईंट को किसी चमत्कार की तरह, कि तुम इन हत्यारों में ही देख सको दैवी चमत्कार की अलौकिक कोई शक्ति। तुम्हारी जर्जरित सांसों के तार होने तक करते रहेंगे और भी कई कई चमत्कार, कि तुम इन्हें पूज सको किसी प्राच्य देवता की तरह। तुम्हारी अंतिम सांस के स्खलित होने के ठीक पहले उनके बारे में दिया गया तुम्हारा ही बयान
अंततः बचा ले सके उन्हें दरिंदगी के तमाम संगीन आरोपों से। तीसरी है, हत्यारे जब गांधी होते हैं वे तुम्हें ऐसे नहीं मारते, वे नहीं करते तुमसे सत्य का कोई आग्रह, वे अपने झूठ पर चढ़ा लेते हैं तुम्हारे ही सपनों के रंग, और इस तरह बिना झूठ बोले तुमसे छुपा लेते हैं तुम्हारा सच। वे तुम्हें आजाद नहीं करते, आजादी की अदृश्य जादुई जंजीरों से तुम्हें बांध लेते हैं। गुलामी की तुम्हारी दीवारों को बड़ी खूबसूरती से शीशों से सजाते हैं कि तुम आजाद दुनिया की तस्वीर घर के भीतर चारों तरफ आईने से झांकती अपनी ही छवियों में तलाश लो। वे तुम्हें ऐसे नहीं मारते, प्रवेश कर जाते हैं किसी घुन की तरह इतनी जतन से अर्जित तुम्हारे भीतर के पर्यावरण में, बंद कर देते हैं बाहर की दुनिया में खुलती तुम्हारी भीतर की तमाम खिड़कियां, दरवाजे, और बड़ी चालाकी से नष्ट कर देते हैं धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को, कुछ इस तरह कि तुम फिर कभी अपने अंतःकरण की नहीं केवल उनकी आवाज सुन सको, और इस तरह आत्मविहीन, निर्वस्त्र, निर्वाक और निर्भीक विचर सको उनकी बनाई आभासी दुनिया। हत्यारे सफेद कॉलर। हत्यारे अब सफेद कॉलर में सरेआम पहचान के बाहर आने लगे। हमारी कमाई रोटियां अपनी झोली से निकाल हमें ही खिलाने लगे। वे सभ्य जुबान में बच्चों को उनकी पसंद की लोरियां सुनाने लगे हैं, हमारे भरोसे जीतकर हमारी ही जमीन पर अपनी इमारतें उठाने लगे। अपनी गोल गोल बातों में हमें उलझाने लगे हैं, हमारी भाषा में हमारी पसंद का गीत गुनगुनाने लगे। वे हमारे शहर में हत्यारों की अलग एक सभ्यता बसाने लगे। वे हमारी ही जुबान में आदमी कहलाने लगे। आगे है हत्यारों के हथियार। हथियारों ने हमारी दुनिया से बदल ली है अपनी दुनिया, बदल लिए हैं सभ्यता के नए प्रतिमानों से अपने जंग लगे पुराने हथियार। बांचने लगे हैं कुरान और भागवत कथाएं, खड़े हो गए हैं मंदिरों और मस्जिदों के द्वार या मेलों के घाट पर। वे हमारा ही चेहरा पहने खड़े हैं जंगलों, पहाड़ों और नदियों के दोनों पाठ पर। खोल रखी हैं हमारी ही मनपसंद पकवान, सौंदर्य प्रसाधन और खिलौनों की दुकानें बेचने लगे हैं गांधी, टेरेसा, मंडेला, मार्टिन लूथर और बुद्ध के मुखौटे। जुलूसों, पंचायतों और संसद सभाओं में वे उपस्थित होने लगे हैं हमारे ही किरदार में। दोस्तों, परिजनों की आंखों में जब नहीं रहे आंसू, वे आने लगे हैं हमारे मरघट और कब्रिस्तान। तो ये थी हत्यारे सीरीज की। आगे कुछ अन्य आस्वाद की कविताएं। दो कविताएं यात्रा शीर्षक से। नहीं था उन्हें अपने किए का कोई परचम फहराना, नहीं था उन्हें अपने किए का कोई परचम फहराना, कुछ एक शब्द में भी पूरी हो सकती थी कोई लंबी यात्रा। थकान के पहले अगर उसे तमाम अर्थ संदर्भों के साथ पहुंचने दिया गया होता अनाहत से। लंबी यात्रा की थकान किसी रात की स्याह शीतलता का नहीं करती इंतजार। लंबी यात्रा की थकान किसी रात की स्याह शीतलता का नहीं करती इंतजार। रेगिस्तान की सर्वग्रासी धूप के उजाले में भी दिख सकता है रेत पर आत्मीयता से चमकता कोई अपना सा खेमा। और समुद्र के बीचों बीच
कई दिनों के रतजगों के बाद अगर छूट जाती है, ढीली पड़ गई हाथ से पतवार, तो भी ठहर नहीं जाती कोई यात्रा। और रहता है हमेशा मुंतजिर कोई रास्ता नींद और थकान के उस पार भी। यात्राओं की नई दिशाओं की तरह आती जाती रहीं, उनकी थकान और नींद की झपकियां। जब जब सवार हुए वे किसी नाव पर, हाथ में किसी के नहीं थी कोई पतवार, फिर भी तय हुआ रास्ता हर बार। बंद रास्ते की चट्टानों तक पहुंचने के पहले ही लौट गए घुमक्कड़ों के ढेर सारे अनगढ़ पांव के उल्टे निशान थे। नहीं पता था उन्हें कि उन रास्तों की चाबियों ने ही जकड़ रखे थे बेड़ियों की तरह उनके पांव, कि उनके लहूलुहान सधे पदचाव की आहटों से भी भरभरा कर गिर सकती थी गुफाओं के सामने खड़ी चट्टानें। बहुत दिलेर थे वो लोग, नहीं थी जिन्हें कहीं पहुंचने की कोई हड़बड़ी। केवल रास्तों से ही नहीं तय हुई जिनकी यात्रा की दिशाएं, और जिनके पुरखों के अंतिम पांव के निशान में भी नहीं दर्ज थे कोई दिशा संकेत। यात्रा दूसरी। आसान नहीं है इतना किसी यात्रा पर निकल पड़ना, जबकि नहीं हो गंतव्य का कोई पता, रास्ते भी अनजान हों, और मुड़कर पीछे देखने पर लगे कि जिन दृश्यों पहाड़ों से होकर अभी अभी गुजरा था, वे सभी ध्वस्त हो रहे। जैसे कांपती हुई कोई पुलिया किसी ट्रेन के गुजरते ही भरभरा कर गिर गई हो, उसकी गति और भार से कहीं अधिक उसके गुजर जाने की अदा और गुमान से आहत। अप्राप्य के मृग मरीचिकी व्यामोह में जब चुक जाती हैं घर वापसी की तमाम इच्छाएं, तो इसी तरह ढह जाता है दो असंभव किनारों को जोड़ने वाला कितना भी मजबूत कोई पुल। ऊंचाई चढ़ लेने के बाद अगर उतरने के विरुद्ध हो गया हो मन, तो स्वतः गिर जाती हैं सीढ़ियां। कोई भी यात्रा नहीं होती अकेली। हम जहां और जब पैदा हुए, वो जगह और समय चल रहे होते हैं हमारे साथ। कई कई चीजों, अवलंबों, स्मृतियों, संवेदनाओं, छोटे छोटे सपनों, दुस्वप्नों, किताबों, किरदारों, उमड़ती घुमड़ती चिंताओं, दुश्चिंताओं, मुंतजिर दोस्तों, दुश्मनों का भरा पूरा एक दृश्य अदृश्य संसार चल रहा होता है साथ साथ। ठोकरों, अवरोधों, अंधेरे गड्ढों, खाइयों में गिरने से हमें बचाता। निश्चेतन निरुद्देश्य नहीं होती कोई यात्रा, और इस यात्रा की पटकथा भी अकेले नहीं लिखता कोई आदमी। कागज पर लिखी कोई कविता या कहानी भी नहीं होती, केवल उसकी अपनी शामिल होता है उसमें तमाम जंगलों और नदियों का दर्द, जिसके सारे पेड़ों और पानियों के साथ ध्वस्त कर दिया गया था एक दिन आदिम जीवन का शिल्प। जंगलों और नदियों में उसके होने का सौंदर्य, और फिर उन्हीं पेड़ों और पानियों पर लिखी गई थी सभ्यता के दर्द और हासिलों की अंतर्कथा। सभ्यता की नाजायज संतानों को विध्वंस और पुनर्सृजन का गोपनीय कोई रहस्य सौंपते। अपनी मृत काया पर उत्कीर्ण अपनी व्यथा को ढोते हुए जंगलों और नदियों ने की थी शहर तक की बेचैन अभिशप्त यात्राएं। पेड़ों और पानियों की यात्राओं में हम नहीं हुए जब शामिल, तो निरुपाय उन्हें ही आना पड़ा हमारे नए घरों में, नए शिल्प में ढल चुके अपने ही वजूद की सांकल बजाते हुए, जिनकी देह को तराश कर हमने निकाली थी जल तरंगें और सम्मोहक कई धुन, संगीत के पारंपरिक घरानों को समृद्ध करते हुए। एक कविता थोड़ा और
गांधीजी को थोड़ा हल्का करती हुई। इमारतों से उतरता चांद। गर्मियों की रात आंगन की खाट पर सोते हुए जब आसमान में लाखों सितारों के बीच बैठे सप्तऋषि दिखाई पड़ जाते थे। गर्मियों की रात आंगन की खाट पर सोते हुए जब आसमान में लाखों सितारों के बीच बैठे सप्तऋषि दिखाई पड़ जाते थे, पुरखे भी आसमान से उतर हमारी खाट पर आने लग जाते थे। हम उनसे पूछ लेते थे चांद और उसके आसपास बसे गांव का पता। कुछ दिनों से रात भर जागता रहा हूँ कि खुले आंगन में अब टंगा है एक शामियाना। नहीं भाया उन्हें इस तरह आंगन में बैठकर पुरखों से बतियाना। उनके बताए पते पर अब नहीं रहते सप्तऋषि। कल रात चांद को भी ऊंची इमारतों से उतरते उदास देखा। तो मित्रों, धन्यवाद इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद योगेंद्र सर। अब मैं बुलाऊंगा, उसके पहले एक शेर है। आसान नहीं होता आदमी को आदमी बने रहना, मुद्दतें बीत जाती हैं आदमी को आदमी होने में। धन्यवाद योगेंद्र सर। अब मैं इसी क्रम में बुलाऊंगा त्रिलोक महावर जी को, जिनके कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। विस्मित न होना, नदी के लिए सोचो, इतना ही नमक, और कई पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं आपको। भारत सरकार शिक्षा समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा 1975 में कविता के लिए, आराधक श्री पुरस्कार नई दिल्ली 1998 में, पंजाब कला साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में, और अखिल भारतीय अंबिका प्रसाद दिव्य स्मृति पुरस्कार 2000 में। आप कविता के अतिरिक्त बाल कथाएं भी लिखते हैं, और जनजाति जीवन पर भी आपकी विशेष रुचि रही है। और मैं अब आमंत्रित करूंगा आदरणीय त्रिलोक महावर जी को। आदरणीय त्रिलोक महावर जी। नमस्कार। कविता पे मैं पहली कविता जो है वो है पहचान। यहाँ से शुरुआत करता हूं मैं। बिना सोचे समझे कहीं भी सिर झुक जाए, बगैर सहमति किन्ने के काम आए, ये मुमकिन नहीं है। ये सर उठने से भी बाज नहीं आता है। ये बात अलहदा है कि जुड़े हाथ विनम्रता की वजह है, निरीह समर्पण नहीं। इनका हवा में लहराना सदैव समर्थन ही नहीं होता। उंगलियां जब ठान लेती हैं, भिची हुई मुट्ठियां ऊपर उठती हैं तनी हुई। फट पड़ता है आकाश, आते हैं भूचाल, बिजली की हर कौंध में होती है मेरी पहचान। दूसरी कविता, ये बहुत पहले भी ऐसा होता रहा और आजकल कुछ ज्यादा ही होने लगा है, और इसकी हद के सिलसिले में मैंने इसे लिखा है। हदें तय करने की जरूरत में किसी ने कभी तरेरी आंखें। हदें तय करने की जरूरत में किसी ने कभी तरेरी आंखें, तो किसी ने शब्दों से उगली आग, बूटों की धमक और सायरन की आवाजों से घुट रही है चीखें। बंदूक की नोक के जिम्मे हैं सांसों की गिनती, लाशें अनगिनत हैं। लाशें अनगिनत हैं। ये कैसा समय है, ये कैसा समय है, बच्चियां दम तोड़ रही हैं मां की कोख में। एक कविता और जिसमें दोस्तों की शक्ल में, इसका शीर्षक है वे मिले भी तो दोस्तों की शक्ल में। वे मिले भी तो दोस्तों की शक्ल में, लिबास से
शक करने की गुंजाइश न थी। उनकी हंसी में मासूमियत थी। वे बागीचे में तितलियां पकड़ने आए लड़कों की तरफ गए थे। उन्होंने बसंत के चटकीले फूलों को चुना था बुके के लिए। किसे मालूम था गुलाब के गुच्छों के नीचे उन्होंने ही छिपाई थी बारूद, जिसके धमाकों से झुलस गई फूलों की पंखुड़ियां, तितलियों के रंग बिरंगे पंख, दूर तलक हरी घास हवा में घुल गई बारूदी गंध। वे मिले भी तो दोस्तों की शक्ल में। एक कविता और मुकद्दम की पड़ोसन, मुकद्दम पटेल को कहते हैं, गांव के पटेल को। ये मेरे साथ घटी हुई घटना ही है, एक तरीके से इसका मैंने बयान किया है। उसने 15 दिन पहले भी कोशिश की थी वीआईपी काफिले के सामने आकर जान देने की। उसने 15 दिन पहले भी कोशिश की थी वीआईपी काफिले के सामने आकर जान देने की। गांव के मुकद्दम ने बचा लिया था फुर्ती से उसे। वैसे तो 65 की होगी, आंखों पर पुराना चश्मा, झुर्रियों भरा शरीर, कोथली में थोड़ी सी सुपारी और तंबाकू, चुनौती में थोड़ा सा चूना रखना उसका शगल था। वह मुकद्दम की पड़ोसन थी। कभी मुकद्दम और उसका पति गहरे मित्र हुआ करते थे। 60 बीघा जमीन और 4 जवान शादीशुदा लड़कों की मिल्कियत थी उसके पास। एक दिन झमाझम बारिश में उफन पड़ी बेतवा में जब बह गए बुढ़ऊ, तो लड़कों ने भी किनारा कर लिया। जमीन बांट ली आपस में और छोड़ दिया उसे असहाय। मुकद्दम की पहल पर उसे मिलने लगे 150 रुपल्ली हर महीने। पिछले महीने मुकद्दम ने भी खड़े कर दिए थे हाथ। पिछले महीने मुकद्दम ने भी खड़े कर दिए थे हाथ। जिंदा लड़के और जमीन के रहते कैसे मिल सकती है इमदाद। आज सुबह ठंड से अकड़ी पाई गई वह अपनी झोपड़ी में। आज सुबह ठंड से अकड़ी पाई गई वह अपनी झोपड़ी में। पसीना गरीब को भी निकलता है, अमीर को भी निकलता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है इस कविता में देखिए। पसीना, स्क्वैश एक खेल है। स्क्वैश खेलने के बाद पसीने की बूंदों का टिप टिप करना लाजमी है। स्क्वैश खेलने के बाद पसीने की बूंदों का टिप टिप करना लाजमी है। तेज धूप में कुदाली चलाते हुए पसीने से तरबतर होना विवशता है। पसीना दोनों जगह है, पसीना दोनों जगह है। फर्क सिर्फ इतना है, वहां भूख नहीं लगेगी, यहाँ भूख नहीं मिटेगी पसीना बहाए बगैर। वहां भूख नहीं लगेगी, यहाँ भूख नहीं मिटेगी पसीना बहाए बगैर। एक बाजार जिसमें जिसको मैंने देखा, मेरी पुरानी स्मृतियों में मैं घूमने गया, वहां पर जो मैंने वो देखा वो बहुत सारी चीजें इसमें मैंने इसमें बयां की है। सिरोंज का बाजार, सदियों पुराना है सिरोंज का बाजार। इसकी तल्लेदार दुकानें करा देती थी खरीदारों को उनकी हैसियत का एहसास। पैदल के लिए जमीन, घुड़सवार के लिए पहला तल्ला और ऊंट पर सवार के लिए दूसरे तल्लों की दुकानों पर होती थी सौदेबाजी। यहां सब कुछ मिलता था, खरीदने वाला होना चाहिए। सौदागरों के लिए गुलामों की खरीद फरोख्त मामूली बात थी। गुलाम खरीदे बेचे जाते, नथें उतारी जाती, नट तमाशों में मशगूल रहते। चाबुक की चमकार और चीख पुकार खो जाती मेले मुजरे और नौटंकी के शोरगुल में। कचहरी के रास्ते ऊंटों और घोड़ों की रेलम पेल में दफन हो जाती थी आम आदमी की चीखें। बाजार आज भी है, बाजार आज भी है, भीड़ है, लोग जरूरत के मुताबिक करते हैं खरीद बिक्री। बीते दिनों के मूक साक्षी हैं सकरी गलियां, तल्लेदार दुकानें और कचहरी का बूढ़ा जर्जर बुर्ज। ये कविताओं के बाद
एक कविता जो मुझे बहुत पसंद है, गौरैया। हमारे घर में एक खिड़की के पास एक गौरैया ने अपना घोंसला बनाया, उसको देखकर मैंने लिखा, मेरे बच्चों को फिक्र है गौरैया के नन्हे नन्हे बच्चों की, क्योंकि वे उन्हें अपने से लगते हैं। मेरे बच्चों को फिक्र है गौरैया के नन्हे नन्हे बच्चों की, क्योंकि वे उन्हें अपने से लगते हैं। भूखे बच्चों को मुंह में चुग्गा देते वक्त गौरैया होती है सिर्फ माँ ही। चुग्गे को लपकते उसके बच्चों में अपने आप को देखते हैं मेरे बच्चे। बच्चों को कोई गुरेज नहीं है, कूलर की खस के तिनके निकालकर घोंसला बनाती गौरैया से, जिसमें चहकते गुलाबी गुलाबी बच्चे हिल मिल जाते हैं हमसे। गौरैया को कोई खतरा नहीं है, वह बेखौफ उड़कर जाती है चुग्गे की तलाश में। बच्चे अपने हथेलियों पर रखकर उड़ना सिखाते हैं गौरैया के बच्चों को, फिर रख देते हैं घोंसले में। बड़े होने की प्रतीक्षा में टकटकी लगाकर देखते हैं देर तक। वे अबोध हैं, वे नहीं जानते एकदम से कोई बड़ा नहीं हो जाता। वे अबोध हैं, नहीं जानते एकदम से कोई बड़ा नहीं हो जाता, और न ही छू लेता है आकाश जन्म लेते ही। धीरे धीरे सब कुछ सीखना पड़ता है दुनिया में बहुत से खतरों के बीच। एक वन प्रांतार की कविता मैं इसमें सुनाता हूँ। इसमें तो शुरुआत में तो वहां का सौंदर्य है, लेकिन अंत में जो कशिश है वो उस पर आपका ध्यान चाहूंगा। महुआ इसका शीर्षक है। दिवा स्वप्न नहीं फिर भी भरम में है आंखें, दिवा स्वप्न नहीं फिर भी भरम में है आंखें। हवा भी तस्दीक कर रही है, कटघरे में गवाही के लिए मादक गंध से न्याय के देवता लड़खड़ाने के कगार पर है। मन बहकने लगा है अंग प्रत्यंग में अनंग की प्रत्यंचा की टंकार से। मन बहकने लगा है अंग प्रत्यंग में अनंग की प्रत्यंचा की टंकार से। बेलगाम हो रहा है जूड़ी ताप, सफेद चादर सी बिछ गई है, लेकिन ठिठुरने की कोई गुंजाइश नहीं है। लोक गीत गाती महुआ बटोर रही है धीरे धीरे सखियों के संग टोकरी में। ये ओले तो नहीं, मोगरा भी नहीं, सफेद हीरे हैं, महुआ के फूल हैं। जंगल, रास्ते, हाट, गांव, घर आंगन महुआई धमक से अछूते नहीं हैं। बहुरूपिया है महुआ के फूल, बहुरूपिया है महुआ के फूल। हाथ आते ही तब्दील हो जाते हैं लड्डू में, कभी कजरी के आहार में, कभी चुग्गे में। शाम के संग महुआ बहेगा, महुआ भी झूमेगी चेल्लिक के साथ, मांदर की थाप के साथ। थिरकेगा सारा गांव सरगी के दोने में, तुंबे से छलक छलक बहती मदिराई नदी के आगोश में है सारा गांव। इधर कोचियों की साजिश से बेखबर, इधर कोचियों की साजिश से बेखबर, वातानुकूलित गोदामों में हिरासत में है नीलामी की बारी में, इंतजार में महुआ के फूल। इधर कोचियों की साजिश से बेखबर, वातानुकूलित गोदामों में हिरासत में है नीलाम की बारी में, इंतजार में महुआ के फूल। दो छोटी छोटी प्रेम कविताएं। लोग कहते हैं कि इस समय में प्रेम कविताओं को प्रतिरोध की तरह लिया जाता है। जो भी हो, बड़ी छोटी सी कविता है, आखिर मिल ही गई। आखिर मिल ही गई तुम और खोई हुई कविता, आखिर मिल ही गई तुम और खोई हुई कविता, जो कभी लिखी थी तुम्हारे लिए। तुम मिली तो मैं न रहा, और कविता मिली तो तुम न रही। तुम मिली तो मैं न रहा, और कविता मिली तो तुम न रही। एक कविता और, प्रेम की थेरेपी। तुम्हारे आने पर मुंदने से रह जाती हैं आंखें,
शून्य में जाती चेतना लौटती है जाते जाते। रक्त का बढ़ता दबाव हृदय की धड़कन बता देती है। गाल अब सुर्ख होने लगे हैं। नब्ज भी तुम्हारे मुताबिक है। तुम्हारी हंसी मेरे लिए किसी थेरेपी से कम नहीं। और एक कविता जो मुझे बस्तर के सिलसिले से है, जो वहाँ की गुफाएं हैं, कुटुमसर की गुफाएं जिनमें अंधी मछलियां मिलती हैं, उस पर मैंने कविता लिखी है। अंधी मछलियां अंधी गुफाओं में, कुटुमसर की गुफाओं में। पहुंचते हैं यहाँ भी आदमी, पदचाप से गूंजती हैं गुफाएं। मछलियां सांसत में हैं। मछलियां सांसत में हैं। उन्होंने नहीं देखे आदमी के चेहरे। मछलियां जल में नहीं जाल में हैं। मछलियां जल में नहीं जाल में हैं। वे पछताती हैं क्यों साथ दिया था कभी मनु का महाप्रलय में। कभी क्यों साथ दिया था मनु का महाप्रलय में। और अंतिम कविता जिसमें मैंने जिंदगी की परिभाषा देने की कोशिश की है कि जिंदगी क्या है। जिंदगी एक किताब है। जिंदगी क्या है। जिंदगी एक किताब है। जल्द जैसे माँ बाप का साया, पत्नी मुख पृष्ठ, बच्चे बाद का कोरा पन्ना। हर एक पन्ना जैसे समय बाँचता उम्र का अगला पड़ाव। जब तक किताब खुली है सेल्फ में जाने से पहले। जब तक किताब खुली है सेल्फ में जाने से पहले। धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद महावर सर। अब मैं बुलाऊंगा आदरणीय विजय सिंह जी को। नहीं विजय आए सिंह हैं। जी जी नहीं आए, विजय सिंह जी अच्छा नहीं आए हैं, हम बोल ठीक। अब मैं उमा शंकर परमार जी को बुलाऊंगा। धन्यवाद पीके भाई। कई हफ्तों से कार्यक्रम चल रहा है और आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही? आ रही है। आ रही है। कई हफ्तों से ये कार्यक्रम चल रहा है और बहुत लोगों के साथ अचानक समस्याएं आ जाती हैं, किसी को नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, तो स्वाभाविक है लोग जाएंगे, लेकिन कार्यक्रम हुआ, यही बहुत अच्छा है। और हमने अपने दो महत्वपूर्ण और अत्यंत प्रिय कवियों को चुना। दरअसल योगेंद्र कृष्णा हो या त्रिलोक महावर जी हो, इनका जो लेखन है लगभग एक ही पीढ़ी के कवि हैं और लिख पहले से भी रहे हैं, किताबें बाद में आई, बहुत बाद में किताबें आई। तो पुस्तकें प्रकाशित होना एक अलग चीज होती है, महत्वपूर्ण होता है कि लिख कब रहे और कब से लिख रहे। उमा शंकर जी, हाँ एक मिनट, विजय सिंह जी आ गए हैं, अगर आप चाहें तो उनकी हम कविता पाठ करा सकते हैं। हाँ, उनका पाठ कराइए। हाँ, पाठ कराइए। हाँ, पाठ कराइए, फिर हमें तो बोल रहा। विजय सिंह जी, आप अगर सुन पा रहे हैं तो अपना माइक ऑन कर लें। हाँ हाँ जी जी जी, नमस्कार। मैं हाँ, सबसे पहले आप सभी से क्षमा चाहता आइए। हूँ, है ना? हाँ हाँ, नमस्कार। और मित्र आ गए क्या सारे लोग? हाँ सभी हाँ लोग हाँ, आ गए। सभी लोग आ गए हैं। अच्छा, कविता पाठ हो गया वो पहले? जी हाँ, हाँ आपका कविता पाठ हो रहा है। अच्छा, चलिए। हाँ, स्टार्ट करिए कविता पाठ विजय भैया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरी पहली कविता है। हाँ, हंसने के लिए वे समय नहीं देखते। वीडियो ऑन कर लीजिए। वीडियो? हाँ, आपका वीडियो क्लोज है। वीडियो क्लोज है क्या? आ गए। हाँ, अब आया। हाँ, एक मिनट। फिर क्लोज। हाँ, आ गए। साफ है। हाँ बिल्कुल आ रहा है। आ रहा है? हाँ हाँ, आ रहा है। आ रहा है? हाँ। हाँ हाँ, आ रहा है। वे
हंसने के लिए छाव नहीं ढूंढते, हंसते हैं खिलखिलाकर हंसते हैं। वे हंसने के लिए छाव नहीं ढूंढते, हंसते हैं खिलखिलाकर हंसते हैं। धूप हो या बारिश, लू चले या ओले गिरे, हंसते हैं खूब हंसते हैं। हंसते हैं पत्थर फोड़ते हैं, उगड़े बदन हंसते हैं, सड़क बनाते हैं खूब हंसते हैं। काम के खाली समय में पेज के साथ नमक, लाल मिर्ची की चटनी खाकर एक तुम्बा पानी पीते हैं और लेकियों के साथ हंसी ठिठोली करते हैं और खूब हंसते हैं। वे प्यार करना जानते हैं, वे हंसना जानते हैं। उनकी हंसी में उनके माथे में खिलता है पसीने का फूल। देखो देखो, उनकी हंसी से खिल रहा है यह बेसुरा समय। ये मेरी पहली कविता थी। ये कविता बोरा। मैं बोरा के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल, हेलो, आवाज आ रही है। हाँ आ रही सर, है ना? आवाज जी आ जी। रही है आपकी, आप सुनाइए। हाँ, ये कविता है, इसका शीर्षक है बोरा बोरा। हाँ हाँ, है कविता आपकी। हाँ, बोला। ये मैं इसके बारे में, हाँ मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। बोरा जो है, ये एक सब्जी है जो जगदलपुर के बाजार में बहुत महंगे ढंग से बिकती है ना? लेकिन इस बोरा को कोई नहीं बोता, ना उगाता है, ये प्रकृति इसको उगाती है। उस पर एक कविता है। पहली बारिश में भीगकर जंगल की मिट्टी हंसती है और धूप की उजास में सराय जंगल जी उठता है। पहली बारिश में भीगकर जंगल की मिट्टी हंसती है और धूप की उजास में सराय जंगल जी उठता है। सराय जंगल में यह बोरा के आंख खोलने का समय है और उधर दूर बिहाने बिहाने टुकनी मूंड में उठाए हाथ में कुटकी लिए गांव की औरतें बोरा खोदने के लिए निकल पड़ती हैं जंगल की ओर। वे पहुंचती हैं सराय के जंगल में, एक पंक्ति, एक लय, एक ताल में। वे जानती हैं बोरा कोई नहीं बोता, सराय जंगल बोता है प्रकृति की छांव में। वे जानती हैं छोटा मटमैला जंगल का बोलता गोला, धरती का सीना चीर किस जगह फूटता है और जगदलपुर के बाजार को आंख तरेरने के लिए कैसे खड़ा होता है। गांव की औरतें लोहुन लोहुन मतलब झुक झुक कर, पाना को हटा हटा कर, भूई को खोदती मतलब खोदना, बोरा को बीनती, हंसती बतियाती सराय जंगल में आगे बढ़ती। बोरा खोद कर, बोरा बीन कर, बोरा टुकनी सोली पहली। सोली पहली जो है नाप का पुराना पैमाना है। बोरा टुकनी सोली पहली मुंडी में उठाकर बोरा बिछने 10-10 20-20 कोस दूर जंगल से नंगे पांव चली आती हैं जगदलपुर के बाजार। वे आती हैं और जगदलपुर के बाजार में हड़कंप मच जाता है। बोरा बोरा के शोर में, बोरा के स्वाद में अच्छे खासे जगदलपुर के बाजार को सांप सूंघ जाता है। वे नापती हैं तोली पहली से बोरा, बोरा खरीदने वालों की भीड़ में हर बार हारता है शहर का चमचम बाजार। एक कविता और। क्या यह कम बड़ी बात है? अच्छा हुआ मैं बड़ा कवि नहीं हुआ
और न ही एकांत, अरुण कमल, देवी प्रसाद मिश्र, राजेश जोशी और आलोक धनवा की तरह 7वें, 8वें और 9वें दशक के चर्चित कवियों की कविता में शामिल हुआ। न पहल ने मेरी कविता छापी, न साक्षात्कार ने, और न ही नामवर सिंह और अशोक वाजपेयी ने मेरी कविता की तारीफ की। फिर भी मैं कविता लिखता हूँ। मेरी कविता में जनजीवन का मेरा संसार है, जिसमें खिला रहता हूँ पपीते के पीले फूल की तरह। अपनी खिड़की से बतियाता हूँ ताज कॉटन सेंटर के रोई धुनते रफीक मियाँ से। देखता हूँ श्रासो भैया के घर में खिल रहे गुड़हल के लाल फूल को। मोहल्ले के पड़ोसियों को जानता हूँ नाम से, जब भी वे मिलते हैं पूछता हूँ उनका हालचाल। हर समय शामिल रहता हूँ मोहल्ले के बच्चों की हंसी में। पत्नी की हंसी में देखता हूँ अपने होने की चमक। यश और सूरज मेरी उंगली पकड़ जब कभी घूम आते हैं जगदलपुर। दौड़ती, भागती और हाँफती जीवनचर्या के बाद भी दोस्तों के लिए मेरे पास समय है। नरेश भाई, त्रिजुगी भाई, रजत, किरण जी, नासिर भाई और बहुत सारे मित्रों को लिखता हूँ मन से खत। उनसे मिले चिट्ठियों को पाकर बच्चों की तरह होता हूँ खुश। समय कैसा भी हो, समय से लेता हूँ खोज। कविता लिखता हूँ, कविता में जीता हूँ। क्या आपको मालूम, मेरे मोहल्ले के चौक में बैठा, जूते में कील ठोकता, हंसता मुस्कुराता बूढ़ा मोची नानू मुझे जानता है कि मैं एक कवि हूँ। क्या ये है कम बड़ी बात? अगली कविता। नहीं थिरक रहे हैं पाँव, नहीं थिरक रहे हैं पाँव, गांव गांव, घर घर, खेत खेत। पाँव के नीचे पसरा है सन्नाटा, पगडंडी में नहीं खिलता कोई फूल। बोटकू सुकालू के कांवर में नहीं है जंगल की हंसी। ठिठक कर दुबके हुए समय में जैसे पत्तियां हरियाणा भूल गई हैं। जंगल नहीं बिखेरता अनंत में अपनी मुस्कान, किसकी नजर तुम पर है साथी। डरो नहीं, बजो ढोल की तरह, थिरको पांव की तरह, फैलो हरियाली की तरह, लेकिन सावधान रहो, जंगल में चारों ओर बिखरा है बाग। अगली कविता है जंगल सबका है। महुए के गंध से बौराया है जंगल, मद मस्त हाथी की तरह चिंघाड़ रहा है जंगल। कि पक गया महुआ, कि पक गया तेल। शीतल दूर दूर से दौड़े चले आ रहे हैं, तो नकटी भालू भी गुर्रा रहा है कि जंगल उनका है, जंगल उनका है। जंगल सबका है, महुआ बिनती बनाए जानती है, इसलिए अल सुबह निकल पड़ती है बच्चों के साथ, पानी पेज और टुकनी उठाए जंगल की ओर। मई के महीने में महुआ टपकता है टप टप धरती में। तब जंगल का जंगल जाग जाता है, जाग जाती है तेंदू पेड़ में सोई पंछी चिड़िया भी पगडंडी उठ बैठते हैं, उठ जाती है जंगली घास। अगली कविता है नोनी की डोनी। बिहाने बिहाने आसमान का चांद उतर आया है नोनी की डोनी में। नोनी हंसती है खिलखिलाकर और डोनी उठाकर दौड़ती है आया के पास। आया नोनी को मंडिया पेश देगी लाल मिरी की चटनी के साथ। दोनी में रखा पेज पिएगी नोनी,
नोनी हंसेगी, चांद हंसेगा, दोनों की हंसी में नोनी की छानी में पकड़ी धूप हंसेगी। देखो आसमान भी उतर आया है नोनी की हंसी। एक और कविता। जंगल के सन्नाटे में पत्तियां गुपचुप बतियाती। पत्तियों को सुनना है तो आपको वृक्ष होना। जंगल के सन्नाटे में पत्तियां गुपचुप बतियाती हैं। पत्तियों को सुनना है तो आपको वृक्ष होना होगा। जंगल की हंसी में चमक है, इस चमक को छूने के लिए जंगल में गाती फुदकती चिड़ियों को देखना होगा। जंगल के स्वभाव से मैं परिचित हूँ, इसकी चुप्पी से नहीं डरता। मैं जंगल में सांस लेता हूँ, इसके सन्नाटे में बुनता हूँ अपना सन। धन्यवाद। मैंने 5 कविता पढ़ ली। धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद विजय सर। और मैं अब आमंत्रित करूंगा युवा आलोचक उमाशंकर सिंह परमार जी को कि वो हुए कविता पाठ का में अपनी परिचर्चा जारी करें। धन्यवाद पीके भाई। दरअसल 90 का दशक और पहला खंड, ये हमारी आज की इस परिचर्चा का मुख्य विषय रहा है। तो सबसे पहले हमने तीनों कवियों का, जो आज के हमारे पाठ में आमंत्रित थे, उनकी कविताओं का हमने आस्वादन लिया और हम सबने सुना। इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि 90 की दशक में आखिर ऐसा क्या था कि हमारा कवि इतना बेचैन है। तीनों कवियों में कहीं ना कहीं बेचैनी है, टेंशन है कि किस चीज को लेकर के। कोई हत्या और हत्यारों के बदलते रूप को विवेचित कर रहा है, किसी की आत्मीयता जंगल से, मिट्टी से और अपने लोक की हर उस संरचना से है जो धर्म का जीवन जी रही है। कोई कभी ऐसा है कि वो अपने समय के और अपने आसपास की जो प्रवृत्तियां हैं उनसे वो एक मुठभेड़ कर रहा है। हम तीनों कवियों में लगातार देख रहे हैं कि तीनों की कविताओं का अलग अलग आसपास। आज की पढ़ी हुई कविता, अमूमन हर कवि हर तरह की कविता लिखता है और 4-6 कविताओं से लेकर के आप कवि के बारे में नहीं लिख सकते, पर लेकिन आज जो तीनों कवि हैं, हम इनके पुराने पाठक हैं, इनको सुने हैं और इनके बहुत सी कविताओं को पढ़ा है, इन पर लिखा भी। सौभाग्य की बात है कि तीनों लोगों पर मैंने लिखा भी। इसलिए मैं जो बात अपनी मैं कहूंगा तो आज के पाठ के संदर्भ में नहीं कहूंगा। उस पूरे 90 के दशक में लेकर के ये कवि कहाँ ठहरते हैं, मैं इस चीज को लेकर के बात करूं। 90 का दशक एक ऐसा दशक जो अपने आरंभ के पूर्व ही मंदी से जूझ रहा था ये देश, और उस मंदी के उपाय के, जो मंदी को खत्म करने के लिए आर्थिक उदारीकरण। आर्थिक उदारीकरण 91 से आरंभ हुआ। आरंभ में बहुत ही इसका जो प्रभाव था अत्यल्प रहा, लेकिन ज्यों-ज्यों समय बीतता गया तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है, भूमंडलीकरण, इसने अपने दुष्प्रभाव दिखाना आरंभ कर। यह दशक की सबसे बड़ी घटना जिसने कवियों, लेखकों, सांस्कृतिक कर्मियों, आम आदमियों और हमारे लोकतंत्र को भी बुरी तरह प्रभावित किया। आर्थिक उदारीकरण, आर्थिक
और ये न्यू लिबरलिज्म, नव उदारवाद, आर्थिक उदारीकरण आया तो वैचारिक रूप से नव उदारवाद, और उसी का जो वैश्विक रूप रहा तो विश्व को एक, क्योंकि आप जब उत्पादन के लिए निजी क्षेत्र को संपूर्ण अर्थव्यवस्था खोल रहे हैं, वो कितना भी निवेश करे, कितना भी उत्पादन करे, तो उसके बेचने की समस्या आती है। तब भूमंडलीकरण लाया गया कि विश्व ही पूरा बाजार है। पहले बाजार कस्बों में सीमित होता था, शहरों में सीमित होता था, बहुत बड़ा बाजार है तो महानगर हो जाता था। आज पूरा विश्व ही बाजार है। एक विश्व को पूरे की हर देश को एक अधिकार दिया गया कि आप अपना उत्पादन कहीं भी जाकर के बेच सकते। मशीनीकरण हुआ, नए उद्योग स्थापित हुए। जब नए जो औद्योगिकरण हुआ उसके लिए जमीन की आवश्यकता थी, किसानों से जमीनें छीनी गई, उनके प्रतिरोध हुए। इस दशक में किसानों के आंदोलन, बहुत आंदोलन। इसी दशक में जंगल काटे गए क्योंकि आर्थिक उदारीकरण है, क्योंकि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, सब कुछ की आदिवासियों का प्रतिरोध भी झेलना पड़ा। क्योंकि उत्पादन हुआ, प्रदूषण बढ़ा, तो हमारा पर्यावरण भी एक चिंता का विषय रहा। इस दशक में सबसे बड़ी चीज हुई कि बाजार ने अपना एक मूल्य स्थापित। वह मूल्य था कि जो बाजार के समक्ष जो उपयोगी नहीं है, जो उपयोगी है वही बाजार में चले। बाजार खोटा सिक्का नहीं चाहता, खरा सिक्का। तो लिहाजा ऐसे लोग गरीब थे, मजदूर थे, किसान थे, हाशिए के लोग थे, वो कहीं न कहीं से मूल्यहीन होते गए। जो हमारी प्राचीन परंपरागत अर्थव्यवस्था थी, गांवों की, कस्बों की, वो टूट गई। और जो बाजार के साथ नहीं रहा वो दौर से बाहर। ये इस दौर की सबसे घटना बाजारीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, ये तीनों आए और इतना ज्यादा प्रभावी हुआ कि इसने राजनीति को भी प्रभावित किया। जमीन छीनना है, जंगल काटना है, आंदोलन होगा तो उस आंदोलन को दबाने के लिए सत्ताओं ने ताकत का प्रयोग किया, पुलिस का प्रयोग किया, फोर्स का प्रयोग किया। राजनीति भी उनकी उस इलेक्शन होते हैं, उनसे चंदे दिए जाते हैं, तय हो जाता है कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। कई देशों में क्या आप हर जगह देखिए, सत्ता का पूंजी के साथ गठजोड़। पूंजी के हित में सत्ता कुछ भी कर सकती है, यातनाएं भी दे सकती है, संविधान का उल्लंघन भी कर सकती है, नियम कानून भी बना सकती है, सब कुछ कर सकती है। सब कुछ हो रहा है। जाहिर है ये चिंताएं अपने कवियों के मन में हैं और ये 90 के दशक में की जो कविता का जो आरंभ है वो इन्हीं चिंताओं को लेकर, इन्हीं चिंताओं को लेकर। आप जब योगेंद्र कृष्णा है, अगर जो हत्यारे सीरीज की कविता लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं? ये साधारण है, ये साधारण बात नहीं है। ये जो पूंजी सत्ता का जो गठजोड़ है, इससे एक खास वर्ग पैदा हो गया। अब वो खास वर्ग केवल शोषण करना चाहता है, एन केन प्रकारेण शोषण करना चाहता है। जो पूंजी का फ्लो है वो केंद्रीकरण की तरफ बढ़ रहा है। गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, धनपति आदमी अरबपति होता जा रहा है, देश छोड़ के भागा जा रहा है, देश की संपत्ति को लेकर के विदेश जा रहा है। तो ये हत्यारे शीर्षक की जो एक कविता आई, जो योगेंद्र कृष्णा आज के कवि नहीं है और उनकी सबसे बड़ी उनकी जो खासियत है कि वो रचनात्मकता के रूप में इसका प्रतिरोध। जो आदमी इस पक्ष की, शोषित पक्ष की, हाशिए पर जा रहे पक्ष की, मारे जा रहे गरीबों की और लूट का शिकार आम आदमी की पक्षधरता करेगा, उनकी आवाज उठाएगा,
उनकी बुलंदी देगा, तो ऐसी बातें सरकार को अच्छी नहीं लगती। वो किसी को नक्सली कह देंगे, किसी को कुछ कह देंगे, किसी को मार देंगे, किसी को। योगेंद्र कृष्णा का जो कविता संग्रह आया कविता के विरुद्ध, बेहतरीन कविता, उसमें इसी रचनात्मकता के से जो सत्ता भयभीत होती है, लेखक से जो सत्ता भयभीत होती है, तो क्यों भयभीत होती है, इसको दिखाया गया है। और उन्होंने बड़ी व्यंग की धार से अभिव्यक्त पर उठाए गए खतरों पर वो संकेत करते। जैसे कि मुक्तबोध ने कहा था कि अभिव्यक्ति के खतरे उठाने पड़ेंगे, तो वो जो खतरे हैं उस समय तो मुक्तबोध जी जो देखे थे फैंटेसी में कहे, आज वो दौर खुलेआम दिखाई दे रहा है। जो उनके पक्ष में नहीं लिखेगा मर। पढ़ने लिखने की संस्कृति का विलोपन किया जा रहा है। केवल ये चाहा जा रहा है कि हमारे ही सब कुछ हमारा ही रहे, मीडिया भी हमारा रहे, अखबार भी हमारा रहे, कभी भी हमारा रहे। और हो रहे हैं। सत्ता अपनी संस्कृति और अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए वो अपनी संस्कृति भी तब्दील करती है, संस्कृति को भी नष्ट करती है। और इसका भी उदाहरण यहाँ पर खूब देखा गया। जैसे उनकी वो कविता मुझे याद आती है, उस कविता संग्रह की, ध्वस्त कर दो कविता के उन सारे ठिकानों को। योगेंद्र कृष्णा जी की है। ध्वस्त कर दो कविता के उन सारे ठिकानों को, शब्दों और तहरीरों से लैस उन सारे प्रतिष्ठानों को, जहां से प्रतिरोध और बौद्धिकता की बू आती। एक कविता को एक दुश्मन की तरह दिखाया गया है सत्ता की, कि कविता हम लोगों की शत्रु है। ये रचनात्मक संकट की बात है। ये एक रचनात्मक संकट की बात है। फांसीवादी प्रवृत्ति क्या है? फांसीवाद केवल एक आइडियोलॉजी नहीं है, व्यवस्था भी है। और ये व्यवस्था तभी होती है जब सारी चीजों का संकेंद्रण, सारा न्याय से लेकर के संसद तक और पूंजी सब आकर के एक हाथ में केंद्रित हो जाती है। उस चीज को वो पहचान रहे हैं और देख रहे हैं कि आज जो हमारे पास वोट लेने आ रहा है वो किस रूप में आ रहा है। अगले दिन वही आदमी हमको मिल जा रहा है हमारी हत्या करने। हम जब इलेक्शन में खड़े होते हैं, किसानों के पास बड़े बड़े वादे करते हैं, और जो सत्ता में आते हैं नीतियां ऐसी बनाती हैं कि किसान आत्महत्या। तो योगेंद्र कृष्णा जी की जो हत्यारे सीरीज की जो कविताएं हैं, और विशेष करके उनकी जो कविता का विरुद्ध उनका जो कविता संग्रह रहा, उस संग्रह में 90 के दशक की सारी चीजों का, जो कि पूंजी और सत्ता के गठजोड़ से एक रचनात्मक खतरा और आम आदमी की जो एक अकुलाहट है, बेचैनी है, उनकी जो अभिव्यक्ति हो सकती थी उस कविता संग्रह में उनकी हुई। इसलिए मैं समझता हूं कि 90 के दशक में ये जो फासिज्म का जो प्रचार कर रहे हैं, तो फांसीवाद जो हमारे यहाँ आया है वो केवल एक जाति और इसको लेकर के नहीं है, ये पूंजी और सत्ता का गठजोड़। और जब पूंजी और सत्ता एक साथ और एक दूसरे के हित में काम करते हैं, तो मान लीजिए कि फांसीवाद से कम खतरा नहीं है। योगेंद्र कृष्णा जी की हत्यारे जो कविता भी सुनाई कि हत्यारे जब मसीहा होते हैं वो तुम्हें ऐसे नहीं मारते। हत्यारे जब मसीहा होते हैं वो तुम्हें ऐसे नहीं मारते, बचा लेते हैं ढहने से। खंडहर होते तुम्हारे सपनों को, आखिरी ईंट को किसी चमत्कार की तरह। कविता अर्थात यहाँ हत्यारे कौन है, मसीहा कौन है? ये हमारे वही लोग हैं जो जा करके हमारे वोटों से चुन करके हम लोगों की रहनुमाई कर। ये उनकी तरफ संकेत कि वोट हमारा होता है, लेकिन हित उस वर्ग का वो लोग जा करके देख रहे। अब ऐसा नहीं है। ऐसी था योगेंद्र कृष्णा जी की हत्यारे शीर्षक की मैं कविताओं की बात करूंगा, उससे आगे नहीं मिला। ये जो व्यवस्था है, इसमें जो हमारे आदर्श होते थे, जो विचारधाराएं होती थी,
उनमें भी भयंकर तब्दीली आ जा रही है, मूल्यों का संकट उत्पन्न हुआ जा रहा है और हर विचारधारा कहीं ना कहीं से अपने संघर्ष से, अंतर संघर्ष से जूझ रही, अपने बिखराव से जूझ रही। उसकी जो परंपरागत सोच होती थी वो खंडित हो चुकी है। अब जैसे उन्होंने कहा कि हत्यारे जब गांधी होते हैं वे तुम्हें ऐसे नहीं मारते। हत्यारे जब गांधी होते हैं वे तुम्हें ऐसे नहीं मारते। सत्य का कोई आग्रह वे अपने झूठ पर चढ़ा लेते। सत्य का कोई आग्रह वे अपने झूठ पर चढ़ा लेते हैं तुम्हारे सपनों का, अर्थात अपने झूठ पर तुम्हारे सपनों का रंग चढ़ा लेते हैं। इसलिए उनके सत्य के आग्रह जैसी कोई बात ही नहीं, वो सीधा सीधा झूठ पर तुम्हारे सपनों को लाद करके आपको धीरे धीरे आदमी को स्लो पॉइजन की तरह। योगेंद्र कृष्णा जी आखिर ये जो सब सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, ये क्यों लिख रहे हैं? आखिर उन्हें हत्यारों की शिनाख्त और रचनात्मकता का ये जो संघर्ष है, इसकी उन्हें ये तो कैसे इस चीज को वो कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्हें अपनी लोक से, जमीन से, मजदूरों से, किसानों से और ऐसा वर्ग जो इस देश की संरचना का हिस्सेदार है, उससे उन्हें आत्मीयता है। और यही कारण है कि उनका जो ये एक प्रतिरोध है, इनका जो प्रतिरोध है योगेंद्र जी का, करुणामूलक है, आत्मीयता मूलक है। ये इनकी बहुत सी कविताओं में जो अलग आस्वाद की कविताएं हैं, उन कविताओं में जाकर के देखा जा सकता है। तो ये सारा कविता संग्रह, जो भी संगतियां 90 के दशक में आई, योगेंद्र कृष्णा जी ने बड़ी शानदार इनके एक प्रतिरोधात्मक अभिव्यक्ति की है। एक शेर आता है, मुझे याद, जो दुष्यंत कुमार ने कहा था कि देखता हूं कैसे आप बचकर निकल जाएंगे, रह गुजर रोके हुए मुर्दे खड़े हैं बेशुमार। उसी तरह की वो कविता एक कृष्णा भी कहते हैं कि जिस तरह का समय है आप नहीं जो हो तो बच सकते हैं। और वो कहते हैं कि इतना भी आसान नहीं है कचरे से जीने का कुछ सामान निकाल पाना। इतना भी आसान नहीं है कचरे से जीने का कुछ सामान निकाल पाना। और इस तरह सभ्य आदमी कुत्तों गिद्धों की दृष्टि से बचकर निकल जाए। किसी भी सभ्य आदमी का गिद्ध और कुत्तों की नजर से बच करके निकल जाना बहुत कठिन है। ये हमारे योगेंद्र कृष्णा जी का है। ये कहीं ना कहीं से उस सभ्य आदमी को जो हो तो लेकर के जो मारा जा रहा है, दुत्कारा जा रहा है, जो अपनी पहचान खो चुका है, जो बेकार हो चुका है। कहते हैं कि पूंजी में जब अति उत्पादन होता है तो उसका मशीनीकरण करती है अपने जो चीजें। अब जैसे कि एक शर्ट है, तो जब हम इस पूरी शर्ट को अपने हाथ से बनाते हैं, कंधा भी हम ही बनाएंगे, बाहें बनाएंगे, और उसको तो उसके साथ हमारी आत्मीयता हो कि नहीं ये शर्ट हमने बनाई, ये स्वेटर हमने बुना है, जब हाथ से बनाया जाता है। और जब वही काम मशीन करती है, तो एक मशीन हाथ बनाती है, एक मशीन गला बनाती है, एक मशीन उसकी पीठ बनाती है, एक मशीन उसका आगे का हिस्सा बनाता है, और वो लास्ट में सब एक किया जाता है। तो आदमी केवल मशीन, तो उस वस्त्र के साथ उसकी आत्मीयता नहीं रहती, अर्थात वह अपने उत्पादन से विलग हो जाता है और काम के घंटे इतने अधिक होते हैं कि वो अपने आप से विलग होते हैं। इवैल्यूएशन की थ्योरी कहते हैं, जो कार्ल मार्क्स कहते हैं अलगाववाद, ये वही अलगाववाद है। और ये अलगाववाद घोर पूंजीवाद का परम सत्य है, जो आपके 90 के दशक से आरंभ हुआ और आज उसके भीषण परिणाम आपके सामने आ रहे हैं। और हमें वो सांस्कृतिक रूप से उत्तराधुनिकता के रूप में साहित्य के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। साहित्य में भी इस तरह के बहुत से बदलाव आए। आज आदमी कलावादी भूमि पर, जमीन पर कब्जा लिख कर अपने आप को लोग भूमि कह रहा है। हम उसकी चेतना को नहीं पकड़ पा रहे। उनकी ये समझ है कि हम किसानों पर लिखेंगे, मजदूरों पर लिखेंगे, पर लेकिन वो सब कुछ पकड़ में आ जाता है कि कहाँ झूठ है, कहाँ सच है।
ये आपके 90 के दशक में जब से उत्तराधुनिकतावाद आया, उसमें ये संकट सांस्कृतिक रूप से संकट हमारा। दूसरे हमारे कवि त्रिलोक महावर जी, इनकी कविताओं पर मैं एक छोटा सा ही मैं कहूंगा वक्तव्य, शायद मैंने जांजगीर में भी दिया था। इनका जो कविता संग्रह था शब्दों से परे, इनके पास भाषा को बेवजह खर्च करने की आदत। त्रिलोक जी की सबसे बड़ी खासियत है कि भाषा को बेवजह खर्च नहीं कर, और उसमें अनगढ़ता भी रहे तो उसके सौंदर्य की तरफ वो आगे नहीं। वो एक स्वाभाविक सौंदर्य जो होता है, सहज सौंदर्य और सहज भाषा, इसके कर। और उनकी कविता में जहां तक मैं समझ रहा हूं कि आदमी का आत्म संघर्ष बहुत तेजी से मुखर करके सामने, उनकी किसी भी कविता को देख लीजिए, वो कहीं न कहीं अपनी कविता में उपस्थित है। जब वो कविता में उपस्थित होते हैं तो वो अपने अंदर की रचनात्मकता को वहां अभिव्यक्त कर रहे होते हैं, अपने संघर्षों को व्यक्त कर रहे होते हैं। जैसे चिड़िया कविता उन्होंने पाठी, उसमें वो स्वयं भी, और जब कभी अपनी कविता में आकर उतरता है ना, वो फिर कविता पाठक को अति प्रभावित करती है। ये चाहते तो ये आत्मकथ्यात्मक जो कविताएं होती हैं, जहां पर खुद को उपस्थित करते हैं, लेकिन वो आत्मकथ्यात्मक तो नहीं होती हैं। उनमें कलावाद के, भाववाद के, और विशेष करके जो काल्पनिक उड़ाने होती हैं कि हम अतीत में भी जाएं, ये जाएं, वो जाएं, तो इसमें ये इसके संकट बहुत ज्यादा आ जाते हैं, इसके खतरे बहुत ज्यादा आ जाते हैं। इसमें काल्पनिक यथार्थवाद आने की संभावनाएं अधिक होती है। लेकिन त्रिलोक महावर के पास ये उनकी अपनी एक निजी और एक अनूठी शैली है, लेकिन वो इन चीजों से बचे हुए हैं। इनकी जो कविता का इसलिए जो आस्वाद है और जो चुटीलापन है इनकी कविताओं में, वो बेहद आकर्षित करता है। इनकी कविताओं में अस्मितावाद को लेकर बहुत सी बातें आई हैं, क्योंकि जो 90 का दशक रहा उसमें हाशिए जो अलग हुए, हाशियों के प्रति जो संवेदनाएं हैं वो लगभग हर कवि के यहाँ मिलती है। स्त्री हो, दलित हो, कोई भी हो, सबके प्रति संवेदनाएं रही, आदिवासियों के प्रति भी संवेदनाएं रही। क्योंकि वो प्रशासनिक पद पर रहे हैं, बीच में बहुत ही उनको बीच में उन्होंने लिखना भी थोड़ा सा रोका, और ऐसे इलाके से हैं जहाँ की आदिवासियों का इलाका भी हो, वो क्षेत्र भी रहा। तो वहां पर जब वो चिड़िया पर बात करते हैं, किसी सिक्के पर बात करते हैं, अब जैसे इनकी सिक्का कविता थी, उसमें इनके शब्दों से परे कविता संग्रह पर, उस सिक्के में ये समझ लीजिए कि वो लंबी कविता है कि सिक्के का, और अंतिम इनका उसमें ये कथ्य है जो मैंने अभी आपको बताया कि बाजार आदमी को समय से बाहर कर देता है, वो उसकी पहचान से उसको अपदस्थ कर देता है। ये सिक्का भी उसी बाजार से बाहर भगाए गए आम आदमी का प्रतीक, सिक्का वो बाजार द्वारा खेदे गए एक आदमी का। इस कविता की मैं एक आध पंक्तियां लिखता हूं, कहाँ रखी है, वही चवन्नी वाली जो कविता है सर की, वो कविता कहीं अलग रख रहा है। दूसरा, त्रिलोक महावर जी की जो तीसरी जो मुझे महत्वपूर्ण विशेषता लगी कि इनकी कविताओं में स्त्री को लेकर के और प्रेम, जो प्रेम का है प्रगतिशील पक्ष, उसको लेकर के भी बहुत शानदार और सकारात्मक इन्होंने जो तो लिखा है। प्रतिरोध की मुद्रा भी है, लेकिन वो उनका प्रतिरोध इस तरह का नहीं है कि जैसा कि योगेंद्र कृष्णा जी में आया है। ये हर कवि का अपना अपना एक अलग अंदाज होता है। अब जैसे कि हम कहें तो केदार बाबू भी प्रतिरोध के कवि थे और त्रिलोचन भी प्रतिरोध के कवि, पर त्रिलोचन में जो प्रतिरोध होता था वो चीख करके नहीं बोलता था, और केदारनाथ अग्रवाल में, नागार्जुन में उभर करके सामने आ जाता था।
त्रिलोक महावर के यहाँ जो प्रतिरोध है और उनकी कविताओं के अंदर जो गहन आत्मीयता और आत्म संघर्ष की जो भावना है, वो एक चीख करके नहीं आती, एक कारुणिक संवेदना के साथ बहुत ही धीरे धीरे आकर के बढ़ती है। विशेष करके जब वहां कार्यक्रम हो रहा था तब इनकी प्रेम कविताओं को लेकर के नासिर ने कहा था कि ये कविताएं, इनकी जो प्रेम कविताएं हैं वो उन्होंने नायिका भेद का दिया था उसमें उदाहरण कि स्वकीय प्रेम की कविताएं, स्वकीय प्रेम की कविताएं। हमने उसका उत्तर दिया था कि स्वकीय और जो परकीय प्रेम होता है ये शास्त्रीय विभाजन है। स्वकीय तो अपने ही परिवार के लोग होते हैं, तो परकीय बाहरी होते हैं, लेकिन प्रेम केवल प्रेम होता है। तो अगर इनकी हम प्रेम ये कविताओं को देखें, इनकी तो आप इनकी मधुरता और इनकी गहनता को समझ लेंगे कि ये स्वकीय की कविताएं हैं कि परकीय की कविताएं हैं। भैया तो ना तो स्वकीय की है न परकीय की है, ये केवल प्रेम कविताएं हैं और वही प्रेम कविताएं हैं जो हमारी हिंदी कविता की लोकधर्मी परंपरा में रही है। और 90 के दशक में बहुत सी प्रेम कविताएं भी लिखी गई, ऐसा नहीं। इससे पहले तो भुपेन जी की चैत की लाल टहनी है, नागार्जुन की सिंदूर तिलकित भाल है, और केदारनाथ अग्रवाल की है मेरी तुम है, और सुधीर सक्सेना की रात जब चंद्रमा बजाता है बांसुरी, और सब लोगों ने लिखा है। तो देखिए एक कविता में सुनाऊंगा, मैं किसे पुकारूं कि लौट आओ आने के लिए, समंदर की लहरों ने मिटा दिए हैं जब रेत पर अंकित नामो निशान, स्मृतियों के धुंधलके में उभरती लुप्त हो जाती ये छवि। मैं किसे, छवियां, धुंधलका, समंदर के रेत में बने हुए पांव, ये क्या है? ये गायब होना, परिदृश्य से निकल जाना। स्मृति, इनकी कई कविताएं हैं, स्मृति 1, स्मृति 2, स्मृति 3, स्मृति 4, शब्दों से परे कविता संग्रह। स्मृति श्रृंखला की जो सारी कविताएं हैं उनको प्रेम कविता भी कह सकते हैं, और वो ऐसी प्रेम कविताएं हैं कि जो स्मृतियों में आती हैं और कवि के अंदर की रागात्मकता और उसकी वेदना की अभिव्यक्ति करती है। ये कवि कितना रागात्मक है, पर लेकिन वो कहीं से भी एक अट्रैक्टिव, जिसे कहा जाता है आक्रामक प्रेम, वो आक्रामकता उसमें नहीं, एक मृदुलता। अब ये सब गायब होना, चले जाना, टूट जाना और साए से उतर जाना, ये संकट है उस दौर का। यही उस दौर का संकट है जो हम कह रहे हैं कि आदमी का अलगाव हो जाना, अपनी चेतना से भी आदमी का अलग हो जाना। यहाँ सब कुछ अलग हो रहा है, आपका जंगल भी अलग हो रही, चिड़िया भी जा रही है, आपका जो सिक्का है चवन्नी वो भी आपका खोटी हो चुकी है और उस समय से बाहर हो चुकी है, प्रचलन से बाहर हो चुकी है। तो सारी चीजें इनकी पूरे कविता संग्रह में और बहुत सी कविताओं में, चिड़िया या स्त्री हो या स्मृति हो या चवन्नी हो, जो भी है पूरा सब अपने समय से लेकर के बाहर इवोल्यूशन अपदस्थन की जो प्रक्रिया है, जो पूंजी कर रही है, सत्ता कर रही है, उन सबका प्रतिचित्रण किया गया है। और ये प्रतिचित्रण एक अपना अलग आस्वाद देता है और इसके लिए उनके पास अपनी भाषा है। मैं विजय भैया की बात करूं, विजय भैया की कविता में देखिए, ये कवि की अपनी अपनी जमीन होती है। विजय भैया जिस इलाके से आते हैं, बस्तर का जो इलाका है, आदिवासी इलाका, जगदलपुर बहुत दूर है रायपुर से, वहां जंगल है, नदी है, वहां सब्जियां हैं, आदमी है, ताकीद की जो कभी बंद हो गई है। लेकिन बहुत ज्यादा शब्द अगर इनकी कविता में कोई आता है तो वो है जंगल और मिट्टी। दो शब्द विजय के हैं। जंगल पर जितनी कविताएं विजय सिंह की होंगी, शायद इतनी कविताएं उस दशक में कहीं ना हो। अब तिरिया का जंगल और जैसी इनकी जो कविताएं हैं, विशेष करके मैं जैसे एक कविता आपको दे रहा हूं इनकी पढ़ करके, तपते समय में, देखिए, तपते समय में उदास नहीं है जंगल के फूल,
तपते समय में उदास नहीं है जंगल के पेड़, उमस में खिल रही है जंगल की हरी पत्ती। सावधान अभी पक रहा है जंगल, सावधान अभी पक रहा है जंगल। एक की ना एक देखिए, एक तो ये जंगल का रेत, वो जंगल पर ही कई प्रकार के बिंब लाते हैं, जंगल से बाहर नहीं जाते। ये जहां तक इनका बिंब आया कि सावधान पक रहा है जंगल, उमस में, तपते समय की उमस में भी पेड़ खिल रहा है, उसकी पत्तियां फूट रही हैं। यह है कि घोर संकट के समय भी आदमी जो जिजीविषा है, उसकी जो इच्छा शक्ति है वो खत्म नहीं हुई, वो जस का तस है। ये जंगल एक प्रकार का आश्वासन है, आश्वस्ति है कि अभी सब कुछ नष्ट नहीं हुआ, अभी हमारे अंदर सृजनात्मकता शेष है, और चाहे समय जितना बुरा हो जाए लेकिन कहीं ना कहीं अभी सब कुछ शेष है। इनके यहाँ जंगल की ही समस्या है। जैसा मैंने बताया कि औद्योगिकरण और ठेकों में दे देना, और पूरा छत्तीसगढ़ जो आदिवासी पूरा बेल्ट है, वो क्यों लड़ रहे हैं? जंगल के लिए। पेड़ काटे जा रहे हैं, काफी लोगों की चिंता। अभी हमारे यहाँ बक्सवा का जंगल, ये जो उदारवाद आया, ये पूंजी ने जंगल को छीना, वहां के लोगों को अपदस्थ किया, जंगलों को नष्ट किया, उसकी ये पीड़ा है। इसलिए कई बहुत सी, एक है आपका शांत जंगल, देखिए ये इनकी कविता। मैं ये मेरी जड़ों में खेत का पानी है, मेरी जड़ों में खेत का पानी है, चेहरे में धूसर मिट्टी का ताप, मेरी हंसी में जंगल की चमक है, गांव की अधकच्ची पीली मिट्टी से लिखा गया है मेरा नाम, मैं जहां रहता हूं उस मिट्टी को छूता। ये कवि का वो अपना आत्म, देखिए मतलब इसमें भी इनका आत्म विवरण ही है कि मेरी जड़ों में खेत का पानी, अर्थात मेरी जड़ है खेतों, मेरे चेहरे में मिट्टी, धूसर मिट्टी का ताप। ऐसा कवि जो मिट्टी में दबा है, मिट्टी से ऊर्जा ले रहा है, और मिट्टी के साथ खड़ा है, मिट्टी को छू रहा है, और वो अंत में कह रहा है कि जंगल, जो शांत जंगल जहां मैं रहता हूं उस मिट्टी को छू। जंगल के द्वारा कहीं ना कहीं से अपने पेड़ पौधे जंगलातों के प्रति जो आत्मीयता विजय भाई साहब में मैं देखता हूं उस दौर की कवि, वो कहीं नहीं। अब जैसे डोगरी बोलो, कोई महिला है, देखिए बिंब आ रहा है, कोई महिला जो जंगल से पत्तियां ला करके उसका दोना पत्तल बनाती है, फिर जाकर के मार्केट में उसको बेचती है, एक ये बिंब है। इनके यहाँ अगर स्त्री भी आई है, कोई भी कैरेक्टर आया है, तो वो अभिजात नहीं, बिल्कुल वही का, उसी जंगल का, उन्हीं पेड़ों का, उन्हीं पठारों का, बस वही के पात्र आए हैं। घोड़ा कविता ले लीजिए, उसमें पूरी भाषा उनकी घोड़ा कविता में वही है जो वहां का आम बासिंदा जो होता बोलता, और घोड़ा बेचने वालों को लेकर के, खाने वालों को लेकर के, बाजार को लेकर के जो उन्होंने एक बिंब जो बनाया है और ये प्रकट किया है कि जैसे घोड़ा होता है तो वो पूरे बाजार को कपा देता है, छपा देता है। ये ताकत है मिट्टी में, ये ताकत है इस जमीन में, इस लोक में, कि वो आज के बाजार को क्यों नहीं तपा सकता। डोकरी धूप हो या बरसात, ठंड हो या लू, मूड में टुकनी उठाए नंगे पांव आते हैं, दूर गांव से शहर दोना पत्तल बेचने वाली डोकरी फूल। ये श्रमशील महिला दोना पत्तल बेचने वाली शहर से यहाँ तक, गांव से शहर तक आती, उसकी जीविका। अंत में इसी कविता में कहते हैं कि हमारे यहाँ एक नहीं जो अनेक ऐसी
डोकरी फूले हैं जिनकी मेहनत से हमारा जीवन हरा भरा है। एक नहीं है डोकरी, केवल एक तो वो तो एक प्रतीक है जो कविता में आई। ऐसी हजारों डोकरी फूल जो डोकरी फूले जंगल की पत्तियों को लेकर के शहर में आती है, बेचती हैं और उनकी आजीविका चलती है। और आज उनके जंगल को छीना जाता है। जंगल उनको पालता है, जंगल उनकी माँ है। आवाज इस कारण से वो क्षेत्र जो केवल जंगल पर एक आधारित है, तो स्वाभाविक है जो वहां का कवि होगा जंगल के प्रति, मिट्टी के प्रति उसका अपना एक लगाव होगा। उन्होंने ऐसा नहीं कि विजय सिंह की कविताओं में केवल उनका लोक ही रहा, लोक ही नहीं रहा, वो अपने लोक के ही कवि रहे। इसके से वो बाहर नहीं गए। वो रहते तो जगदलपुर में रहे, तो वहां भी अगर वो देखते रहे तो उन लोगों को नहीं देखते रहे जो हवेलियों में और जो बड़े बड़े उद्योगपति थे। वहां भी स्वाभाविक है बड़े बड़े व्यापारी होंगे, सब होंगे, उनको नहीं देखते। जैसे कि धूमिल है, धूमिल जहां तक उनकी कविता है गांव में ही रही, गांव से वो बाहर नहीं जाते। अब गांव से अगर बाहर भी जाते हैं तो वहां भी वो गांव खोजते हैं। अब जैसे इनका मोचीराम तो शहर में रहता है, तो मोचीराम क्या है, गांव में ही तो गया, गांव का आदमी है जो वहां जो जूता बनाता है चमड़े का। तो ऐसा कर्मशील आदमी चाहे शहर में रहे चाहे गांव में रहे, वो उसी को लोग वो केवल उसी वर्ग के लोगों को, और अपने यहाँ का जो क्षेत्र है वहां की जो सांस्कृतिक निर्मितियां हैं उनसे भी वो दूर नहीं जाते। उनका पूरा लोग रचा बसा देखा हुआ जहां पर वो रहे, जिसे बचपन से देखते रहे, सब कुछ उनकी कविताओं में आ गया। अब अगर कहा जाए कि बस्तर को पहचानना है तो विजय सिंह को। छोटी छोटी कविताओं में एक कविता है सूरज के लिए, जो अपने बच्चे के लिए लिखी है कि सूरज की हंसी तीरथगढ़ का जल प्रपात। तीरथगढ़ उनके करीब ही पड़ता है। देखिए बच्चे की हंसी में तीरथगढ़ का आ जाना, ये एक चमत्कार तो आपको लग सकता है, पर लेकिन यह पहचान है कि ये कवि किस जमीन पर बैठा, बात कहां से कर रहा है। जब तक आपकी अपनी जमीन अपनी कविता में नहीं है तो आप मूल धर्मी कभी भी नहीं। जैसे केदारनाथ अग्रवाल में बांदा पूरा रचा बसा, केन है, वहां का पर्वत है ये वाला, और सारे गांव हैं, वहां के नाले हैं, वहां के लोग हैं। इसी तरह जब बाबा नागार्जुन है तो वो तो मिथिलांचल उनकी पूरी कविता में आकर के रच बस गया है। इसी तरह आप देखिए त्रिलोचन में पूरा अवध आकर के रच बस गया है। आप विजेंद्र की कविताओं को देखिए, जहां जहां रहे, राजस्थान भी रहे, धामपुर उनका जो गांव है धामपुर भी उनकी कविता में रच बस गया। जब आरंभ में गांव में रहे तो वहां की स्मृतियों को लेकर के उनकी जो कई कविताएं आई हैं, तो वहां पूरा उनका गांव धामपुर उनका रचा बचा है। वहां का घर कैसा था, वो कैसे थे, और अलादीन जो अल्लादी घोड़ावान होता था, तांगावान होता था, और मुर्दा सीने वाले होते थे, वो सब उनकी कविता में आ गए हैं। वही उसी तरह उसी प्रक्रिया के तहत जो यहाँ बिंब है, चाहे वो चमत्कार के रूप में आए, चाहे सीधे रूप में आए, चाहे यथार्थ के रूप में आए, वो हर रूप में आकर के विजय सिंह के यहाँ आ गया है। और ऐसे नहीं कि विजय सिंह की कविताओं में जो एक अंतरलय है, अंतरलय तीनों कवियों में, मैं नहीं कहता कि लय केवल, और ये केवल इसलिए अंतरलय और अंतरलय का होना ही उनकी कविता को महान, अंतरलय के साथ जब चमत्कार आता है तो तब कविता में सुंदर। आप जब उपमान का प्रयोग करते हैं, हम इससे पता कर लेते हैं कि ये अप्रस्तुत विधान कहां से ला रहा है। जब हमारे योगेंद्र कृष्णा कहते हैं कि हत्यारे जब मसीहा होते हैं, तो ये हत्यारों का जो एक उपमान ला रहे हैं मसीहा, तो मसीहा ही क्यों बना रहे? व्यापारी कर देते, उद्योगपति कर देते, राजनेता कर देते, या किसी साधु सन्यासी को कर देते, लेकिन वो मसीहा को बना जो हमारी रहनुमाई कर रहा है। इससे ये बोध होता है कि योगेंद्र कृष्णा ने
एक राजनैतिक जो पूंजी और सत्ता का जो गठजोड़ है उनकी बारीकियों से अच्छी तरह से परिचित हैं और ये सत्ता के गलियारों से अपने अप्रस्तुत विधान को लेकर के आए। इसी तरह जब अगर विजय सिंह कहते हैं कि सूरज की हंसी तीरथगढ़ का जलप्रपात है, ये उपमान कहां से लाए, ये अप्रस्तुत विधान कहां से लाए? अप्रस्तुत विधान का मतलब होता है कि एक चीज जो हमारे सामने उपस्थित है वो है सूरज की हंसी, और एक चीज जो अनुपस्थित है, तो जो अनुपस्थित है उसे कविता में उपस्थित कर देना, इसलिए कहते हैं अप्रस्तुत विधान। तो यहाँ पर हमारा जो तीरथगढ़ का जलप्रपात है वो कहाँ से आया? निश्चित तौर पर उनके लोक से आया है, और उस प्रपात का जो महात्म होगा, सौंदर्य होगा, वो विजय सिंह उसको देखे होंगे, तब वो बुला करके यहाँ पर इसमें केवल रखते नहीं है, अपनी भावनाओं को भी जाहिर करते हैं। ये खासियत होती है हमारे यहाँ के लोग कि अगर वो कोई उपमान भी लाते हैं तो उपमान कोई हवा से नहीं लाते, उसकी पूरी कार्य संस्कृति और अपने अंदर की संवेदनाओं को भी लाते हैं। देखिए, जहां मैं ये सूरज की हंसी तीरथगढ़ का जलप्रपात है, जहां मैं डूबता उतराता हूं और भूल जाता हूं अपनी थकान, ये सूरजगढ़ का तीरथगढ़ का जलप्रपात, ये इनकी आत्मिकता है। इसी तरह मैं एक उपमान उनका और दिखाना चाहता हूं। अंधेरे की काया पहन चमकीले फूलों की तरह खिल उठती है रात। अंधेरे की काया पहन चमकीले फूल की तरह खिल उठती है रात। अंधेरे हमने बहुत से देखे होंगे, पर लेकिन रात जो है अंधेरे का एक कपड़ा पहन करके आती है और आसमान फूल जैसा खिल पड़ता है, अर्थात चांद तारे ये सब फूल हो गए। ऐसा उपमान साधारण नहीं मिल सकता कि उसकी फूल से तुलना कर दी जाए और अंधेरे की उसके कपड़ों से तुलना कर दी। सब कुल मिलाकर के मैं केवल इतना कहता हूं कि विजय सिंह केवल सौंदर्य और लोक में ही नहीं जाते, वो जिस चीज से अपनी आत्मीयता रखते हैं कि जैसा मैंने तीनों कवियों के बारे में बताया, वहीं से वो बदलाव की सीख भी लेते हैं और चेतना भी देते हैं। अब जैसे उनकी एक है कविता, नींद है तो जागता है जंगल, और थोड़ी सी आहट में सांप के फन की तरह उठ खड़ा होता है जंगल का समय हमसे अधिक चौकन्ना है। जंगल अगर नींद में है तो जागता है जंगल, और थोड़ी सी आहट में सांप की तरह फुंकार कर खड़ा होता है जंगल का समय हमसे अधिक चौकन्ना है। ये कविता प्रतिरोध है। जंगल हमसे आपसे ज्यादा प्रतिरोध। जंगल अर्थात केवल पेड़ नहीं, वहां के रहने वाले बासिंदे अगर थोड़ी सी आहट पाते हैं तो सांप की तरह खड़े हो जाते हैं। यह जनशक्ति की तरफ इशारा है जो आकर के जल, जमीन और जंगल की लड़ाई को लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई सीधे सीधे पूंजीवाद के विरुद्ध है, किसी व्यक्ति की विरुद्ध। ये हमारी तीन कवियों की कविताओं की चर्चा है। बहुत बहुत आभार आप सब लोग आए, धन्यवाद। धन्यवाद। अब नीलमणि राहुल नीलमणि भाई साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो आए हुए कवियों का आभार व्यक्त करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस परिचर्चा से ये साबित हुआ कि लोग चाहे कम हो, लेकिन अगर वक्तव्य दमदार है और अगर कविता में जोर है तो उनको सबको बांध के रखा जा सकता है। थोड़ा विलंब से शुरू हुआ आज का कार्यक्रम, लेकिन बहुत 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 सार्थक हुआ, और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ त्रिलोक महावर जी का, योगेंद्र कृष्णा जी का, विजय सिंह जी का। थोड़ा देर से आए लेकिन बहुत अच्छा लगा। परिचर्चा में सतीश कुमार सिंह शामिल नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, उनको हम आगे शामिल करेंगे। और हमेशा की तरह उमाशंकर जी परमार
जो इस सारे कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छे संचालन के लिए पीके सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार भाई सोनू। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। विजय भैया जी। प्रणाम। अरे कैसे नमस्कार। हैं? मैं कहाँ? सॉरी, अरे मैं सॉरी, थोड़ा लेट हो गया मैं। मैं रायपुर हूँ, त्रिलोक जी के पास ही बैठा था अभी मैं। हाँ, नमस्कार बताया। नमस्कार नमस्कार विजय जी, आए? जोगेंद्र कृष्णा का नमस्कार। हाँ जी जी जी, नमस्कार विवेक जी, नमस्कार। मैं सॉरी सॉरी, लेट हो गया मैं, है ना। मेरी त्रिलोक जी से बात हो रही थी बहुत अच्छी, है ना। हाँ, बस अभी दौड़ते हाफते आया हूँ मैं। सर जो है त्रिलोक सर टाइम से आ गए थे और आपको लेट करा दिए। नहीं नहीं, हमने इनको जो है उन्होंने टाइम से आने के लिए जल्दी भेजा था यहाँ से। अरे उन्होंने इतनी अच्छी चाय पिलाई मुझे घर में कि मैं वही चाय में खोया हुआ था। पर हमारी चाय ने लेट नहीं किया, आपको हमने चाय समय में पिलाई आपको। जी 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 जी। योगेंद्र जी को बहुत बहुत नमस्कार, योगेंद्र कृष्णा जी को, और नमस्कार। ठाकुर जी को नमस्कार, उमाशंकर जी को नमस्कार। बहुत अच्छी नमस्कार। कविताएं बहुत सुनने को धन्यवाद। मिली आज। आप लोग को बताया, मैं सुन नहीं पाया। बहुत अच्छा फिर आयोजन सुनता हूँ रहा, कभी। बहुत अच्छा आयोजन रहा। आपका भी बहुत जी। बहुत धन्यवाद। ठीक सर, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। जी बिल्कुल जी बिल्कुल उमा भाई, जी। सभी को नमस्कार। हाँ नमस्कार। भैया। जी।